नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या कांग्रेस और टीएमसी में खटपट तेज हो रही है? स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर कांग्रेस का फैसला पहले टीएमसी को रास नहीं आया था। हालांकि आज सुबह उसने कांग्रेस के उम्मीदवार के सुरेश के समर्थन का फैसला किया था, लेकिन बाद में ध्वनिमत से ओम बिरला का चुनाव भी टीएमसी को पसंद नहीं आया। टीएमसी का कहना है कि इसके लिए वोटिंग कराने की मांग की गई थी, लेकिन एनडीए ने संख्या बल कम होने के कारण वोटिंग नहीं कराई, जबकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है। कांग्रेस का कहना है कि आम सहमति और आपसी सहयोग की भावना को प्रबल करने के लिए वोटिंग की मांग नहीं की गई। इससे पहले यह बात भी आई थी कि कांग्रेस वोटिंग की मांग तभी करेगी जब टीएमसी उसका साथ देने का वादा करे। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी और अभिषेक बनर्जी से भी संसद भवन में बातचीत करते हुए वो नजर आए थे। उसके बाद टीएमसी ने कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया था, लेकिन अब डिवीजन को लेकर दोनों पार्टियों में डिवीजन दिख रहा है। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि कल रात ही यह फैसला हो गया था कि स्पीकर चुनाव में वोटिंग की मांग नहीं होगी। वॉइस वोट हुआ, उस वॉइस वोट के बाद हम डिवीजन मांग करते हो सकता है, पर हमने कल रात को ही तय कर लिया था कि हम डिवीजन नहीं मांगेंगे, क्योंकि पहले दिन से एक आम सहमति बनाने का जो वातावरण है उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सहयोग की बात होती है, आम सहमति की बात होती है, शुरुआत है 18वीं लोकसभा की शुरुआत आज है, तो शुरुआत हम एक आम सहमति से बना के बाद आधार पर करें। चाहते थे कि एक आम सहमति बने, एक माहौल बने। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे, वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे। जबकि अभिषेक बनर्जी का यह कहना है कि कई विपक्षी सांसदों ने आज वोटिंग की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया। उनके मुताबिक इससे साफ है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है, ये नियम है। क्या कांग्रेस सहमत थी इस मांग से? भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मांगे गए। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। दिस इज अ क्लियर टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट द रूलिंग डिस्पेंसेशन हियर इन द केस इज द बीजेपी डजंट हैव द नंबर्स। वैसे यह बात सही है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अकेले ही बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम आने के बाद जरूर टीएमसी और कांग्रेस साथ आए हैं, लेकिन स्पीकर चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस के फैसले टीएमसी को रास नहीं आ रहे हैं। क्या ये विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। अकु श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही जयदीप मजूमदार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अकु जी, आपके पास पहले आऊँगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो खींचतान चल रही है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, तो ये किस तरफ आप इशारा करें? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसको लेकर के भी टीएमसी कोई बहुत सहज नहीं दिख रही है। वो ये कहती है कि कोई भी फैसला करने से पहले आपको टीएमसी से भी बात करनी चाहिए, यूनिलैटरली कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर सकती। देखिए, जहां तक अखिलेश जी टीएमसी का सवाल है, तो टीएमसी एक दबाव की राजनीति में विश्वास रखती है और उसी के तहत वो चाहे कांग्रेस कोई भी फैसला करे या कोई भी कुछ फैसला करे, वो हमेशा कोई चाहती है कि उससे एक बात करके उसके बात को रख करके आगे बढ़ा जाए। जो राजनीति में खासतौर से जब संख्या बल की राजनीति होती है तो उसमें संभव नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा दल या जो एक सब लोग में काफी लोग अगर उसको मानते हैं तो वो बात कर दी जाती है और वो संख्या बल के आधार पर वो एक मान लिया जाता है कि ऐसे किया जाएगा। और यही इस मामले में भी हुआ। स्पीकर के चुनाव में भी, स्पीकर के चुनाव में जब पहले दबाव की बात हुई और जब ये डिप्टी स्पीकर को लेकर के बात सामने आई, उसकी डिमांड को लेकर के आई, तो वो कहीं असहज स्थितियां थोड़ी थी। लेकिन बाद में टीएमसी को फिर वही बात आई हमेशा की तरीके से कि टीएमसी के रुख जो होते हैं, वो चाहे वो इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ उसके बाद नीतीश कुमार की बात आई या और आगे भी जब भी रहा और चुनाव तक ये सिलसिला चलता रहा। क्यों? क्योंकि
पश्चिम बंगाल में टीएमसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सुरक्षित रखना है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है और उसमें दीदी का महत्व हमेशा से आगे बढ़ करके रखना है। वो कांग्रेस जी। को, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, उनको बहुत ज्यादा सामने सामने स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखना चाहती। हाँ, मजबूरी है तो करेगी वो। और जब खासतौर से जब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में होगी या उससे भिड़ना होगा तो तय बात है कि वो कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगी। ये हमेशा से होता आया और टीएमसी के साथ ये हमेशा होता रहा है और जी, अब भी आगे भी आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जयदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमें याद है कि जब इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी, इसमें खुद ममता बनर्जी ने अपनी ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। राहुल गांधी को लेकर के जो उनकी राय है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और अब जबकि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष की कमान सौंप दी गई है, नेता प्रतिपक्ष उनको बना दिया गया है, क्या लगता है आपको कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते यहाँ से कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं श्रीवास्तव जी से एकदम पूरा सहमत हूँ। ये बात है कि तृणमूल, स्पेशली ममता बनर्जी जो है, वो हमेशा उनका ये बिहेवियर रहा है। वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे तभी ऐसे करती थी, मनमोहन जी के साथ जब थे तभी ऐसे ऐसे करती थी। वो एक, देखिए, मैं तो ऐसे, मुझे लगता है, मैं ऐसा देखता हूँ, आई लुक एट इट दिस वे, कि एक परिवार में जैसे सदस्य होता है कि हमेशा वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है। मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, है 29 एमपी, लेकिन अब बिहेव करती है कि 129 एमपी उनके पास है। तो ये हमेशा उसका जो बिहेवियर पैटर्न यही है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और तृणमूल में कोई ज्यादातर कुछ डिविजन होंगे, क्योंकि कांग्रेस को भी तृणमूल चाहिए, तृणमूल को भी कांग्रेस चाहिए, शायद तृणमूल को ज्यादा चाहिए कांग्रेस। लेकिन ये छोटा मोटा चीज इनके बीच में होते रहेगा, क्योंकि ये ममता बनर्जी के ये कैरेक्टर ही ऐसे। बिल्कुल। अकुल जी, आपको क्या लग रहा है, तीसरा ही दिन है आज, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस हो या टीएमसी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत तो रहेगी, बेटर फ्लोर कोऑर्डिनेशन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे आगे जाकर आएंगे जहां पर कि विपक्षी एकता की जो कसौटी पर कसा जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि स्पीकर का मुद्दा आप देख लीजिए, जब राहुल गांधी को फोन करना पड़ा ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी से बात करनी पड़ी, तब जाकर के टीएमसी के सांसद कल गए खड़गे जी के यहाँ, और तब भी कल कमिटमेंट नहीं हुआ। कहा कि आज सुबह बताएंगे कि हम साथ देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने साथ देने का फैसला तो किया, लेकिन जरूरत शायद इन दोनों दलों को इसी बात की कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेसर इविल। अब लेसर इविल कांग्रेस है इस समय, भारतीय जनता पार्टी बिगर इविल है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का मामला आएगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने की बात आएगी, जब भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कोई भी प्रस्ताव होगा, तो उसका विरोध उनको दोनों लोग मिलके करेंगे। लेकिन जब अगर कांग्रेस को कुछ मिलना होगा, अगर कांग्रेस को कुछ भी पाना होगा, चाहे वो किसी भी जगह हो, और खासतौर से अब जब राहुल गांधी एक केंद्र में आ गए हैं विपक्ष की राजनीति में एलओपी बनने के बाद, तो और ज्यादा, तो वो उनकी निगाह राहुल गांधी पर भी होगी, कांग्रेस पर भी होगी, और गाहे बगाहे वो कांग्रेस को भी निंदा करते रहेंगे, कांग्रेस पर भी टिप्पणी करते रहेंगे। और हमेशा ये बात की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में, अगर 5 साल चीजें चलती हैं तो 5 सालों में ये हमेशा होगा कि वो कांग्रेस को भी खींचेंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके लिए कांग्रेस दुश्मन नंबर 2 है, और वहां उस दुश्मन को किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। आप अधीर रंजन का मामला देख लीजिए, अधीर रंजन इस समय बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, और उसके पीछे बहुत साफ सी राजनीति है कि वो कांग्रेस किसी भी हालत में टीएमसी को नाराज नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी जो है कांग्रेस को एक हद तक, एक सीमा तक कोसेगी, एक हद तक उनको निशाने पे रखेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी का मामला आएगा तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करेंगे। जी, शुक्रिया आपका अकू जी इस चर्चा के लिए। जयदीप जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि कांग्रेस टीएमसी के बीच ये जो खींचतान चल रही है, आगे जाकर ये क्या रुख अख्तियार कर सकती है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हासिल।
लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जिन्होंने विरोध किया उनकी संकल्प शक्ति की सराहना। 25 जून 1975 एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत की पहचान लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। 26 जून 1975 को कैबिनेट ने असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगाई थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट दिया गया था। नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचलने का काम किया। ये कालखंड संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे की याद दिलाता है, न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। हम आपातकाल के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये सदन संविधान की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। हमारी युवा पीढ़ी को इस काले अध्याय के बारे में जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की कड़ी निंदा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को उजागर किया और यह भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में खड़े होकर मौन रखना बहुत भावपूर्ण था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आपातकाल पर आज प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आपातकाल की 50वीं बरसी का साल शुरू हुआ है। लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है। संविधान के प्रति जागरूकता से युवा पीढ़ी को प्रजातंत्र के बारे में जानने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने आपातकाल के फैसले पर आज ही के दिन 50 साल पहले यानी 26 जून 1975 को मुहर लगाई थी और संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताया। बीजेपी का कहना है कि ये हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम इतिहास की घटनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करें। इमरजेंसी के लिए सर्व करो। और इमरजेंसी को लेकर स्पीकर के प्रस्ताव और बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। It's been a rather dramatic start to the session because we had all the opposition leaders standing up and saying that they hoped that the Speaker would conduct the House in a manner that was fair to all the opposition parties and that would take everyone's point of view into account and give everyone's voice an opportunity to be heard. And then what we saw was the Speaker, unfortunately, really discussing a matter, raising a matter that had not been discussed in the House, and in a manner that frankly came across as confrontational, which was not the right note on which to start the session. But we will have to see how things proceed. I mean, the fact of the matter is that as far as we are concerned, the attitude of the opposition parties was well expressed by Rahul Gandhi as leader of the opposition when he said that, you know, we want the people's voice to be heard in this house and that's what we're here for. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।